Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaur Singh Jhala, Faculty Social Science Motion Education. आज हम क्रैश कोर्स की सीरीज़ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था नेशनलिज्म इन यूरोप में उसको लेने जा रहे हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिया था नेशनलिज्म इन यूरोप में, उसमें हमने फर्स्ट सेगमेंट में देखा था नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर मोनार्की सिस्टम कैसे चल रहा था, एक जो न्यू मिडिल क्लास सेक्शन है या जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी वो बेसिकली किन सेक्शंस पे डिपेंडेंट थी, व्यापारी थे, मिडिल क्लास लोग थे या प्रोफेसर्स थे, बिजनेस थे, लॉयर्स थे, यानी ऐसे सारे सेगमेंट जो बेसिकली एजुकेटेड थे वो रिवोल्यूशनरीज का मेन जो सेगमेंट है उसको कंसर्न करते थे। उसके साथ हमने देखा था नेपोलियन के द्वारा चेंज किए गए जो पैटर्न थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसने रिफॉर्म्स किए थे, प्लस यूनिफॉर्म सिविल कोड 1804 जो उसने लॉन्च किया था जब बेसिकली उसने एक बहुत बड़ा एरिया यूरोप में एक्वायर कर लिया था। साथ ही साथ हमने बात की थी जर्मनी के यूनिफिकेशन की और इटली के यूनिफिकेशन की। इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन को एक बार फिर आज ब्रीफ में लेकर आज इस चैप्टर के सेगमेंट में ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस और बल्कान्स रीजन को डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को हम आज यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप है वो यूरोप के उस सेगमेंट के अंदर, उस एक सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन जो एक पूरा मेन लैंड है उस पर मोनार्कीज जो बेसिकली डिफरेंट एथनिक या डिफरेंट नस्ल की जो एक पूरी क्लेन थी उसको बिलोंग करती थी और उन मोनार्कीज के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग नस्ल को बिलोंग करते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बहुत बड़ा था जिसको हम आज का ऑस्ट्रिया और हंगरी कंट्री के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जर्मन और पॉलिश स्पीकिंग पीपल भी रहते थे। बेसिकली अगर बात करें फ्रेंच की जो उस समय एक डेवलप कंट्री के रूप में बन चुका था इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड न्यू लिबरल आइडियाज, जो नए उदारवादी सोच थी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम ऑफ मेल एंड फीमेल, उस डेवलपमेंट के लिए हम उस डेवलपमेंट की बात करें जिसमें आज़ादी का थॉट सबसे नया था और फ्रांस में उसका उद्गम हुआ था। हमने बात की थी कि फ्रेडरिक सोयर का जो आइडिया था नेशनलिज्म क्या है या नेशन स्टेट्स क्या हैं। नेशन स्टेट्स जिनमें पर्सन्स को डिनोट किया जाए उनके कॉमन आइडेंटिटी से। उनकी कॉमन आइडेंटिटी क्या है? उनके नेशनल फ्लैग्स, उनके नेशनल फ्लैग्स के साथ उनके नेशनल फ्लैग्स और नेशनल फ्लैग्स के साथ जो बात हम यहाँ कर रहे हैं कि जो नेशनल फ्लैग है वो नेशनल फ्लैग किसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो नेशनल फ्लैग है वो कॉमन आइडेंटिटी देता है। नेशनल यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो जो यूनिफॉर्म आप देख रहे हो कि हर एक कंट्री में नेशन की एक अपनी यूनिफॉर्म हो और ये जो यूनिफॉर्म है या नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग ये रिप्रेजेंट करे किसी एक ऐसी कंट्री को जहाँ सब एक तरीके के लोग रहें, जो बहुत ही ज़्यादा यूटोपियन विजन को रखता है। अब ये यूटोपियन विजन क्या है? बेसिकली यूटोपियन विजन की हम अगर बात करें तो यूटोपियन विजन वो विजन है जिसके अंदर किसी भी कंट्री का इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक होना जो आज के केस में हम मान ही नहीं सकते। यानी ये कंट्री इतनी ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जिसके लोग वही हो जो उस कंट्री की भाषा बोलते हो, उस कंट्री की यूनिफॉर्मिटी, उस कंट्री के नेशन की ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो सिविलियंस की, जो बेसिकली उस समय डेवलप की गई थी लोगों को एक यूनाइट फॉर्म में लाने के लिए ताकि अपने इंडिपेंडेंट नेशंस की वो डिमांड कर सकें। क्लियर। साथ ही साथ हमने बात की थी कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट रिवोल्यूशन हुए वो बेसिकली अर्लीस्ट रिवोल्यूशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाने जाते हैं या जो अर्लीस्ट रिवोल्यूशंस जो आपने देखा वो अर्लीस्ट रिवोल्यूशन बेसिकली किन चीज़ों में जाने जाते हैं। फ्रेडरिक सोयर के आइडिया के बाद हमने बात की थी नेशन स्टेट्स की। तो ये नेशन स्टेट्स जो है ये नेशन स्टेट्स क्या है? हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर बात की थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन वो पहला रिवोल्यूशन बना जो दुनिया में स्पेसिफिकली अगर बात करें यूरोप में तो यूरोप के अंदर जिस कंट्री का एज एन हार्बिंगर हम बात कर रहे हैं जो एक आइडेंटिटी जिसने सेट की बाकी यूरोपियन नेशंस के बिल्ड होने के लिए वो फ्रांस था। यानी फ्रांस में जो लोगों के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो थॉट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो थॉट, जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो थॉट सबसे पहले डेवलप हुआ फ्रांस में, वही यूरोप के अलग अलग प्रांतों में फैला। ठीक है। नेपोलियनिक सिविल कोड जो हम बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने बोला था, इस पर बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेपोलियनिक सिविल कोड। जो रिफॉर्म्स उसने किए थे व्यापार के अंदर, बर्थ प्रिविलेजेस मिलना, जमींदार जागीरदारी सिस्टम को खत्म करना, फेडरल जो फ्यूडल सिस्टम है यानी जमींदारी सिस्टम्स में जो टैक्सेस देने होते हैं वो खत्म करना, राइट टू प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन करना, हर व्यक्ति के पास ज़मीन हो। ये कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे जिससे नेपोलियन ने लोगों के बीच में अपना एक अलग स्टैंड लिया। लेकिन साथ ही साथ नेपोलियन ने कुछ ऐसा भी किया जो उस समय एक्सेप्टेड नहीं किया गया। उनमें से कुछ चीज़ें थी सेंसरशिप, यानी कि लोगों की इंडिपेंडेंट
चीज़ों पर, सेंसरशिप मतलब लोगों की अभिव्यक्ति पर लगाम लगाना, यानी आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो नेपोलियन का, आप नेपोलियन के किसी भी लॉ के आगे आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। सेंसरशिप उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट की। तो सेंसरशिप यानी कि उसने लोगों को इंडिपेंडेंस यानी लिबर्टी का वो थॉट नहीं दिया जो बेसिकली उस समय न्यू डेवलपमेंट माना जाता था। क्लियर। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो आगे की चीज़ें हैं, यानी अगर नेक्स्ट बात करें मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जर्मनी, इटली, ये वो कंट्रीज जो आज आप देखते हो पहले नहीं थे पूरे यूरोपियन जो मेनलैंड है, और बाद में इन जगहों पर ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो इन जगहों पर हम अगर बात करें तो कुछ नस्लीय या जो हम बात करें कि ऐसे नस्ल के लोग रहते थे, लाइक बोमियास, पोल्स, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर पूरा एक मोनार्की था, फ्रेंच एक मोनार्की था, ठीक है, और रोमन होली एम्पायर। तो इस पूरे रीजन में आप जर्मनी कहीं नहीं देख पा रहे हो। इटली 7 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना था, 7 स्मॉल आइलैंड्स जो हैं उसको फॉर्म करके इटली को एज अ इटली नेशन बनाया गया, इटली वर्ड यूज किया गया। क्लियर। तो बेसिकली इटली के यूनिफिकेशन से हम वापस इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। जैसे इस मैप में भी आप अगर देख पा रहे हो तो इस मैप में भी आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें आपको जर्मनी या इटली नाम से कोई रीजन नहीं दिखेगा। भोमिया नस्ल के लोग, होली रोमन एम्पायर जो ऑस्ट्रियो हंगरी रूल करते थे। इटली में आप देखोगे नेपल्स, 2 किंगडम ऑफ सिसिली, सर्दिनिया, पिडोमेंट रीजन, यानी कहीं भी इटली या जर्मनी नाम के देशों का जिक्र नहीं है क्लियरली। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो लोगों की कॉमन आइडेंटिटी से आया। जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज को, जर्मन पीपल को, 10 वोल्क या जर्मन जो कल्चर था, आर्ट था, जर्मनी का जो लिटरेचर था या जो जर्मन जो भी जर्मन कल्चर था, चाहे वो इकोनॉमिक की बात करें या लैंग्वेज की बात करें, उसे प्रमोट किया गया। और ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? अगर आज आप ये मैप देखोगे यूरोप का तो इसमें आपको देखने में बहुत आसानी होगी कि अभी इसमें आप एक पूरा रीजन बड़ा जर्मनी नाम से देख सकते हो, इटली नाम का एक बड़ा देश देख सकते हो जो बेसिकली फ्रांस और पोलैंड और रशिया के बड़े कंट्रीज के बीच में आज आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था क्लियरली। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले रोल किनका रहा? मिडिल क्लास का, जो डिमांड्स मांगी, लिबर्टी या पॉलिटिकल लिबर्टी की बात, महिलाओं या पुरुषों की लिबर्टी की बात, राइट टू प्रॉपर्टी, मोनार्की सिस्टम खत्म किया जाए, तो जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास था उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन डिमांड्स में रहा है। क्लियर। हमने बात की थी नेपोलियन का विजन, हमने बात की थी जो कस्टम सिस्टम नेपोलियन ने बनाया जुल्वेरियन, उसकी हमने बात की कि एक कंट्री के अंदर एक रीजन में एक करेंसी ही या 2 करेंसी हो और जो टैक्सेशन हो वो इक्वल हो, ताकि कस्टम्स बढ़े, रेगुलेशंस बढ़े और ट्रेड बढ़े। तो जर्मनी में सबसे पहले जुल्वेरियन को यूज जो है सिस्टम बनाया गया, एक तरह का ट्रेड यूनियन आप इसको मान सकते हो, जिसमें एक जगह से अगर कोई व्यापारी ट्रेवल कर रहा है अलग अलग रीजन्स में तो उसको अलग अलग मेजरमेंट की सिस्टम को वैल्यूएट ना करना पड़े। अगर वो अपना क्लोथ मैंने बेचने जा रहा है तो क्लोथ को नापने की जो इकाई है एल, जिसको आपने अगर सुना होगा इस चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है, तो एल वो इकाई थी जिसमें यूरोप में अलग अलग कपड़े के माप लिए जाते थे। यानी ये मान लो 1 मीटर कपड़ा है तो एल में अगर आप यूरोपियन रीजन में जर्मनी में जा रहे हो तो एल का मेजरमेंट अलग आ रहा है, अगर आप फ्रांस में जा रहे हो तो एल का मेजरमेंट अलग आ रहा है, अगर आप ऑस्ट्रिया हंगरी में जा रहे हो तो एल का मेजरमेंट अलग आ रहा है। इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करके सिंगल जो है मेजरमेंट यानी इकाई या यूनिट्स चालू की गई जुल्वेरियन में, और करेंसी भी अलग अलग करेंसी जो थी 30 करेंसीज है उसको केवल 2 करेंसीज में कन्वर्ट किया गया। तो ये अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुए इकोनॉमिक सेक्टर में। क्लियर। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कि जो इटालियन यूनिफिकेशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रही, लेकिन उसके पहले कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव क्या होते हैं? अगर बहुत ही आसान भाषा में मैं बात करूं तो कंजर्वेटिव्स वो होते हैं जिनको हम अगर हिंदी की भाषा में बात करें तो जो बेसिकली रूढ़िवादी हैं, यानी कि जो ओल्ड मेंटालिटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, या ओल्ड मेंटालिटी की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं और मोनार्किकल सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो मोनार्किकल सिस्टम को बदलाव नहीं करना चाहते हैं, पुराने सिस्टम को ही बेस्ट मानते हैं या उसी में रहना चाहते हैं, वो थे कंजर्वेटिव्स या उसको बिलोंग करने वाले लोग। यानी मान लो राजा है और उसके कैबिनेट हैं या उसके मिनिस्टर हैं जो उसको सलाह देते हैं, अगर वो कंजर्वेटिव्स है तो इटसेल्फ वो राजा को भी सलाह नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स मींस ओल्ड रिजाइम, वो सिस्टम जो कि राजा या राजा के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इवन कंजर्वेटिव्स कैन नॉट अपोज देयर ओन किंग्स, कंजर्वेटिव होने के बाद उनको तो फायदा मिलना चाहिए ना, बट कंजर्वेटिव्स भी इस चीज को नहीं बोल सकते हैं। तो जो न्यू कंजर्वेटिव्स बना, यानी एक तो वो समय था जो नेपोलियन के पहले था, वो तो बहुत ही रिजिड मोनार्की थी, बहुत रिजिड सिस्टम था, लेकिन नेपोलियन ने जब एक बड़े एरिया को हराया या एक बड़े किंग्स को कलेक्टिवली हराया, उसके बाद जो कंजर्वेटिज्म वापस उठने लगा वो
पुराने लेवल पे नहीं जाना चाहते थे, वापस हार्ड मोनार्की पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई मोनार्की को बचा के रखो, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा सिस्टम है, नए बदलाव लाओ जैसे कि नेपोलियन ने किए थे, लेकिन कंजर्वेटिज्म को बना कर रखो। ठीक है, तो न्यू कंजर्वेटिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। They realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could be in fact strengthen the traditional institution like the monarchy। तो क्या बोल रहे थे, अब क्योंकि एकदम से बदलाव तो नहीं कर सकते थे कि नहीं तुरंत चेंज कर दो, तो क्या बोलते थे कि अच्छा ठीक है, मोनार्की को भी थोड़ी जगह दो और नए बदलाव भी करो, जैसे नेपोलियन ने सिस्टम बनाया था वही करो, लेकिन मोनार्की या कंजर्वेटिव सिस्टम जो है, मतलब कंजर्वेटिव जो ये कहते थे कि मोनार्की सिस्टम जो है उसे खत्म ना किया जाए। क्लियर भाई, इसको ऐसे मान लो कि एक किंग है, उसने 2 या 3 किंग्स हैं आसपास अपने एरिया शेयर करते हैं, उनको एक कलेक्टिवली नेपोलियन ने हरा दिया। अब ये किंग्स हारने के बाद वापस उठेंगे, उनको टाइम लगेगा, तो एकदम से पुराने सिस्टम पे नहीं जा सकते क्योंकि लोगों को अब बदलाव की हैबिट हो चुकी है। तो ये क्या कहेंगे कि कैसे मोनार्किकल हेड राजा को रख लो, बाकी सिस्टम नया डेवलप कर लो। तो वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक। क्या वर्ड यूज किया गया है कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम है वो ऑटोक्रेटिक था, यानी अगर कोई व्यक्ति ऑटोक्रेटिक है इसका मतलब वो अपनी चीज़ें, अपने डिसीजंस, अपने लॉस लोगों पर थोप रहा है। तो ये जो कंजर्वेटिज्म सेक्शन एक डेवलप हुआ यूरोप में, जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को मानते थे, उन्होंने अपनी चीज़ें थोपना शुरू की लोगों पर। डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। ये लोग बिल्कुल भी अपना क्रिटिसिज्म मतलब कोई भी आपको बोले कि आपने जो काम किया है गलत किया है, इसको बदलाव करो, क्रिटिसिज्म यानी चेंजेस अगर कुछ होने हो अच्छे, वो भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। डिसेंट, ये किसी से सलाह मशवरा करना या सलाह मशवरा करके काम करने पे विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और ऐसी किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ लॉ मेकिंग को क्वेश्चन करे या मोनार्की ने जो डिसीजन लिए हैं उनको क्वेश्चन करे। तो बेसिकली दे आर स्टिल मोनार्किकल सिस्टम, वो अभी भी कंजर्वेटिव ही हैं। क्लियर, दे इम्पोज सेंसरशिप, इवन इन्होंने लोगों की अभिव्यक्ति पर, लोगों के एक्सप्रेशन पे, बात करने पर, लोगों के डिस्कशन पर भी रोक लगा दी। सेंसरशिप मतलब काट छाट करना शुरू किया। एंड कंट्रोल व्हाट वाज सो सेड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन में, पत्रिकाओं में राजा या कंजर्वेटिव सिस्टम के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल नॉर्थ के किम योंग जुंग की तरह मान सकते हो, या चाइना के शी जिनपिंग की तरह मान सकते हो। चाइना में एक ही न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स, जो कि सरकार के द्वारा कंट्रोल है, तो वो तो वही छापेगा जो सरकार कहेगी। क्लियर, एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, और जो लोग आज़ादी, फ्रीडम या लिबर्टी या सरकार या डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप्स ऑफ न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम डेवलप्ड इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके का न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम डेवलप हुआ आफ्टर 1815। तो ये पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। क्लियर, नाउ तो यहां तक तो बात हुई न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम की। अब वो लोग जिन्होंने बदलाव किए, जिन्होंने डेवलपमेंट किए, ठीक है, सबसे पहले वियना कांग्रेस, वो मीटिंग, वियना कांग्रेस यानी वो मीटिंग जिसके अंदर बेसिकली हमारा पहला डेवलपमेंट होता है जर्मनी वाला। ठीक है, तो वियना कांग्रेस 1815 में द यूरोपियन पावर्स, अब यूरोपियन पावर्स कौन से मोनार्किक्स जो थी, यूरोपियन पावर हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो ये जो यूरोपियन पावर थी, ये यूरोपियन पावर बेसिकली कलेक्टिवली डिफीट की गई किसके द्वारा, नेपोलियन को जो हार मिली। मेट वियना, ये वियना में दोबारा मिले कि अब जब नेपोलियन को हरा दिया है तो जो नेपोलियन ने एरियाज हमसे छीने थे वापस हम उन्हें बांटते हैं। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना बेसिकली कहाँ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई, वापस उन सब मोनार्किकल पावर्स ने मीटिंग की और उन सभी एरियाज को कैप्चर किया जो नेपोलियन ने जीते थे, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम टू अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उन्हें वापस से रिकंसाइल वापस किया जाने लगा। ऑस्ट्रिया, प्राश, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, वो 4 देश जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, नेपोलियन जिनके लिए डर बन रहा था, नेपोलियन जो एक पावरफुल मिलिट्री लीडर बन रहा था, जिसे कलेक्टिवली 4 बड़े नेशंस ने हराया, एंड 4 पावर्स दैट वर चीफली इंस्ट्रूमेंटल इन द ओवरथ्रो नेपोलियन एंड कंक्लूडेड अ स्पेशल अलायंस। और इन्होंने एक अलायंस बनाया, ट्रीटी ऑफ, बेसिकली इसको हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ शॉमेंट ऑन मार्च 9, 1815, अ मंथ बिफोर नेपोलियंस एब्डिक्शन, नेपोलियन को पकड़ने से पहले। क्लियर, तो ये तो बात हुई इसकी ट्रीटी ऑफ वियना। आप देख सकते हो चारों बड़े जो लीडर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, प्राश, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने ये मीटिंग की। तो अब बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जो हम देख रहे हैं, कन्फेडरेशन ऑफ राइन, यानी जर्मनी जो नहीं दिखाई दे रहा है, इटली जो नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर,
द बर्बन डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज रीस्टोर्ड टू द पावर, और इसी वियना मीटिंग में वापस बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस का रूलर घोषित कर दिया गया। अंडर द नेपोलियन एक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस वापस पावरफुल कंट्री ना बन जाए, तो जो रीजन्स वापस बांटे जा रहे हैं वो उसमें फ्रांस को, या बात करें फ्रांस के आसपास जो है एक सेफ्टी वॉल जिसको हम कह रहे हैं ना, क्रिएट करना शुरू किया इन मोनार्कीज ने, ताकि फ्रांस एटसेल्फ वापस अपनी जो डेवलपमेंट है उसको आगे आउटफ्लो ना कर पाए। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। थस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, बेल्जियम जो कि अब एक कंट्री है वो पहले नीदरलैंड का पार्ट था, वॉज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनेवा वॉज एडेड टू द पिडमेंट ऑफ द साउथ। पिडमेंट मतलब पहाड़ी एरिया के नीचे वाला रीजन, जो एल्प्स के नीचे वाला रीजन माना जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट सेक्शन की जिससे क्वेश्चन आता है, रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज। कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज भी बनाई गई, यानी जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर, जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर बात करते हैं दोबारा से फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट की जो हमारे यहाँ पर भी चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पे आप क्रांतिकारी देखते हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, क्रांतिकारी सोसाइटीज़ बनाई जाती थी ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए, उनको मारने के लिए या उनके साथ वॉर करने के लिए। ऐसे ही यूरोपियन सोसाइटीज़, सीक्रेट सोसाइटीज़ का भी फॉर्मेशन हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर नेशंस के लिए। सबसे पहले जोसेफ मजीनी, इसके अंदर हम बात करते हैं, वो व्यक्ति हैं जिनको माना जाता है सीक्रेट सोसाइटी का जनक। जोसेफ मजीनी, जिनको आप देख रहे हो, मजीनी, ये सीक्रेट सोसाइटी को स्टैब्लिश करने वाले सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। तो जोसेफ मजीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्मेट की। सबसे पहले तो जोसेफ मजीनी ने, इनका जन्म हुआ जिनेवा, born in Geneva 1807, become a member of Secret Society of Carbonari। तो सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का भी इन्होंने फॉर्मेशन किया, जिसमें बहुत सारे इनके साथ सहयोगी थे जो लिबर्टी, फ्रीडम, न्यू स्टेट्स, डेमोक्रेसी या ऐसे नए आइडियाज़ की उस समय बात करते थे। एट अ यंग मैन एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एग्जाइल, और इसीलिए इटली से इन्हें निकाल दिया गया 1831 में, एंड फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी इन लिगोरिया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। अंडरग्राउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि छुप के बनाई जाती है, ये ओपन नहीं हो सकती, इसको सरकार नहीं मान्यता देगी, मोनार्की इसको मान्यता नहीं देगी क्योंकि ये मोनार्की के अगेंस्ट में होते हैं। क्लियर। यंग इटली इन मर्जलीस एंड यंग यूरोप इन बर्न, दोनों ही क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जाता है कि बर्न में कौन सी सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप, और इटली में क्या बनाई थी, मर्जलीस में कौन सी बनाई थी, यंग इटली। मर्जलीस बेसिकली एक आइलैंड टाउन है, ठीक है, जो बेसिकली फ्रांस आइलैंड टाउन है, इटली से नियर बाय पड़ता है, एंड बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, ठीक है। एंड इसमें इनके जैसे इंटेलेक्चुअल लोग थे अलग अलग कंट्री से, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी एंड अदर स्टेट से। क्लियर। नाउ ये तो बात हुई इसकी। एज ऑफ रिवोल्यूशंस। अब बहुत सिंपल से सेगमेंट को याद रखो, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एज ऑफ रिवोल्यूशंस क्या है, या एज ऑफ रिवोल्यूशंस को हम कैसे मान सकते हैं। एज ऑफ रिवोल्यूशन वो पीरियड जहाँ पर अलग अलग अपराइजिंग हुई, छुटपुट क्रांतिकारी घटनाएं हुई जिससे बदलाव हुए। जैसे हमारे यहाँ 1857 को हम एक बड़ा इवेंट मानते हैं जिससे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में पेस आया या बहुत तेजी आई। सिमिलरली जो एज ऑफ रिवोल्यूशन है, इसमें वो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जो अलग अलग देशों में अपराइजिंग हुई। लाइक अगर अपराइजिंग की हम बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि द रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, एंड दिस रिवोल्यूशन, ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये कहाँ कहाँ ऐसी अपराइजिंग्स हुई जिसमें एजुकेटेड क्लास था, लोगों का सहयोग था। जैसे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिडिल क्लास का सहयोग था, एजुकेटेड क्लास का सहयोग था, टीचर्स, लॉयर्स, प्रोफेशंस, बिजनेसमैन। उसी प्रकार से आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो नेशनलिज्म इन यूरोप में। अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल, वहां पर जुलाई रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्रुसेल्स अपराइजिंग। स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का जो यूनाइटेड किंगडम था वहां से ब्रुसेल्स अलग हुआ। ब्रुसेल्स जो आज एक कंट्री पूरी बनी है, बेल्जियम उसकी कैपिटल है। तो जुलाई रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ब्रुसेल्स। क्वेश्चन आता है एनटीएससी स्टेज 1 के लिए, 2 के लिए भी। अपराइजिंग ऑन ग्रीक। अब ग्रीक वो कंट्री है जिसको हम एज एन देखते हैं बहुत सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत डेवलप है। ग्रीक वो कंट्री है जिसने हमें ओलंपिक्स दिए, मैराथन दिए। जो कॉन्सेप्ट है ओलंपिक्स का, मैराथन का, सबसे पहले गेम्स जो आप देखोगे, या आप देखोगे जो एक ग्रीक कल्चर है वो बहुत वाइड रिच कल्चर हम उस कंट्री का मानते हैं, ग्रीस का, या ग्रीक जिसको हम बोलते हैं। ग्रीक गॉड्स के नाम आपने सुने होंगे, ओलंपस आपने वर्ड सुना होगा। तो ग्रीक का एक ऐसा इतिहास था जो एक बहुत ही बड़ा उसका रिच कल्चरल हेरिटेज था। ग्रीक को कैप्चर किया था ऑटोमन एम्पायर ने, मुस्लिम टर्क रूलर्स ने, जो कि बेसिकली सेटल्ड है एशिया और यूरोप के मध्य में। तो अगर हम बात करें तो ग्रीक जो है, तो ये ग्रीक कंट्री की कुछ लोकेशन इस प्रकार थी कि ग्रीक जो है वो यूरोपियन आइलैंड कंट्री, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि समुद्र में, मेडिटेरियन सी से सटा हुआ है, और बीच में
ऑटोमन टर्क्स का एम्पायर और देन फिर एशिया कॉन्टिनेंट शुरू होता है। तो ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीक को जीत लिया और ग्रीक में बहुत मैसेकर हुआ। बहुत सालों तक ग्रीक जो है एक गुलाम या एक छोटा, जिसको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म के अंदर बात करें कि टर्क्स के अंदर रहा या मुस्लिम रूलर के अंदर रहा। तो वहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, जिसमें एक ब्रिटिश जो मिलिट्री लीडर थे उनका भी सहयोग रहा है। तो जो ग्रीक में लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो थी वहाँ के कल्चर, वहाँ के एंशंट इतिहास या उसके वैल्यूज़ के बेस पे वहाँ पर ग्रीक लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी जगाई गई। ठीक है, तो अपराइजिंग इन ग्रीक हैज़ बिगन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, यानी लगभग 400 साल तक, यानी एक बहुत अच्छे रिच कल्चर होने के बावजूद ग्रीस ने एक 15वीं शताब्दी के बाद से लगभग 300 साढ़े 300 साल मुस्लिम रूलर्स के अंदर बिताए। तो उनका इतिहास, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज सब खत्म कर दिया गया। तो उसी को बेस बनाकर वापस ग्रीक ने अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शुरू किया और ग्रीक को जो आज़ादी मिली वो मिली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है कॉन्स्टेंटिनोपल एक आइलैंड है ग्रीक में, जिसके आधार पर जहां संधि की गई थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के आधार पर ही ग्रीक को इंडिपेंडेंस दी गई। ठीक है, उसके बाद जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। इन दोनों ही सेक्शन में दरअसल आपको पर्सन्स का रोल इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरोप की, तो ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो इंपॉर्टेंट फिगर है जिन्होंने इटली के जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। देन इटालियन यूनिफिकेशन में आप पढ़ोगे काउंट डी कैमली कैवोर जो प्राइम मिनिस्टर थे, विक्टर इमानुएल जिनको हायरार्की किंग बनाया गया बाद में इटली के यूनिफिकेशन पे, गैरिबाल्डी जो जोसेफ गैरिबाल्डी जो मिलिट्री लीडर बने और इटली के यूनिफिकेशन के लिए सभी सातों आइलैंड पे उन्होंने वॉर करके एकजुट किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस सेक्शंस में इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर। तो जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ तो नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास ऑफ जर्मन्स को अपने लिए एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, यही उनकी डिमांड थी। 1858 के आसपास, यानी लगभग उस समय जब भारत भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, वो सारे रीजन जहां जर्मन स्पीकिंग लोग थे उनको एकजुट करने का काम स्टार्ट किया गया। द कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और उनकी डिमांड क्या थी कि मोनार्किकल ऑस्ट्रिया हंगरियन किंग्स के अंडर हमें नहीं रहना है, हमें हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। प्राश टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। प्राश जो कि आज आप देखोगे कि ये जो पूरा रीजन है पर्शिया के आसपास वाला, ये प्राश रीजन जो है फ्रॉम ऑस्ट्रिया इन 1763 के कब्जे में था ऑस्ट्रिया के, और इसी प्राश के साथ जो है आप देखोगे कि डेवलपमेंट जर्मनी के यूनिफिकेशन का शुरू होता है। ये जो प्राश एरिया है पूरा, ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड है और ये सेंट्रल साइड है भूमिया रीजन की, जिनको मिला के इटली बनाया जाएगा। ठीक है, देन द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन जर्मन्स की, इसका लीडरशिप की है चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन ब्लड, जिसने वॉर करके अपने आसपास के मोनार्कीज से, ऑस्ट्रिया हंगरी से, स्पेन से या फ्रांस से अपने रीजन्स को छुड़ाया और जर्मनी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, was the chief architect for this process। क्वेश्चन आता है who was the chief architect of Germany, unification of Germany? that is Otto Bismarck। और प्रशियन आर्मी की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से उन्होंने जर्मनी को एक कंबाइंड नेशन के रूप में फॉर्मेशन किया। तो ये तो बात इसकी। तो आज अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपको मैप दिखेगा उसमें जर्मनी एक इतना बड़ा रीजन हो गया जिसकी बाउंड्रीज पोलैंड तक, बाल्टिक सी तक, ऑस्ट्रिया हंगरी की बाउंड्रीज तक है और यहाँ पर फ्रांस के साथ बाउंड्रीज है। ठीक है, तो पूरा जो एरिया है थ्री वॉर्स ओवर द 7 years, लगभग 7 सालों तक अलग अलग रीजन्स में वॉर कर ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से प्राश ने जो है विक्ट्री हासिल की। प्राश जो आज जर्मनी आप देख रहे हो प्रशियन रीजन उसको बोला जाता था, और इसी रीजन की विक्ट्री के बाद 1871 में, जनवरी 1871 लॉजिक से याद रखो 1871। ठीक है, तो 1871 प्रशियन किंग विलियम वॉज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर, क्योंकि मोनार्किकल हेड था, मोनार्की को रेस्पेक्ट देनी थी, तो भले ही मोनार्किकल हेड रखा गया, जर्मनी किंग रखा गया, बट ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली, एक असेंबली भी बनाई गई जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई, अनहीटेड हॉल ऑफ द मिरर्स ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सलीज, फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सलीज में प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय द सीजर विलियम ऑफ फर्स्ट पर्शिया। पर्शिया के जो किंग्स थे जो उन्होंने हेल्प किया था जर्मन यूनिफिकेशन में, हेडेड बाय द सीजर विलियम ऑफ फर्स्ट पर्शिया, और ऑटोमन बिस्मार्क जो है मेन उसके चांसलर बने। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा हमने। इटली की अगर आप बात करें तो इटली भी 7 अलग अलग इंडिपेंडेंट रीजन्स में डिवाइडेड था। इटली जो आज आप देश देख रहे हो पहले वो 7 इंडिपेंडेंट आइलैंड्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 7 इंडिपेंडेंट आइलैंड्स थे, सर्दिनिया, लिथुआनिया, नेपल्स,
टू किंगडम्स ऑफ सिसिली, ये पूरा जो आज आप इटली के फॉर्म में देख रहे हो, पहले ये इटालियन फॉर्म में नहीं था। और अब इसको इटालियन फॉर्म में लाने के लिए इटालियन पेनिसुला की शुरुआत कहाँ से होती है? ठीक है, तो बेसिकली ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स विच ऑफ ओनली वन सर्दिनिया पिडोमेंट ही इटालियन किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। यानी नीचे वाला रीजन जो सर्दिनिया पिडोमेंट है, यही केवल इटालियन रीजन किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। और इटली में भी इटालियन लैंग्वेज को बोलने के अलग अलग प्रभाव थे, तो इटालियन को लैंग्वेज के बेसिस पे यूनाइट करने का काम किया गया। During the 1830, Joseph Mazzini had sought to put together a coherent program for the unity of Italian Republic. Joseph Mazzini ने सबसे पहले इटालियन स्पीकिंग रीजन्स को एक करके इटली नाम के देश को बनाने की डिमांड की। He formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goal, और इसीलिए उसने यंग इटली का फॉर्मेशन किया, जो कि कहाँ किया था? बाहर, बर्न में। The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 mean that the Mennonite now fell on Sardinia Piedmont under the king of Victor Emmanuel II to unify the Italian states through the war still had many problems. तो बेसिकली जर्मनी इटली के यूनिफिकेशन के साथ साथ अगर हम बात करें कि अब विक्टर इमानुअल जो कि रीजन को रूल करते थे, उस रीजन को एक्वायर करने के लिए जो हमने बात की थी, लाइक जोसेफ गैरिबाल्डी ने वॉर किए, 7 ईयर्स के वॉर हुए और इस पूरे रीजन को यूनाइट किया गया अलग अलग तरीके से वॉर की सीरीज के साथ। तो बेसिकली ये तो बात हुई जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन की। अब कई बार नेशनलिज्म के अंदर या नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए हम अक्सर फीमेल फिगर्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग फीमेल फिगर के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। जैसे भारत माता का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, तो हम एक कॉमननेस फील करते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसी तरीके से फीमेल फिगराइंस भी आइडिया डेवलप किया गया। क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैरियानो एंड जर्मेनिया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगरी इन नेशनलिज्म इन यूरोप इन ड्यूरिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो जैसे कि आप बात कर रहे हो कि हमने यहाँ बात की है कि जो फीमेल फिगराइंस है, एलिगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एलिगरी है, इस एलिगरी का रोल क्या है? एलिगरी बेसिकली अगर हम बात करें तो वो सेक्शन है जिसके अंदर महिलाओं को एज अ नेशन, एज अ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बनाया जाता है। और इसी एलिगरी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी में भी शुरुआत की गई। सबसे पहले अगर बात करें तो जो फीमेल फिगर एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द मिडिल सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियाने, तो क्रिश्चियन मैरियाने जो है उसको नाम दिया गया। पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकैड। तो फ्रांस में इस चीज़ को बनाया गया। जर्मनी में जर्मेनिया, जैसे कि जर्मन फ्लैग देख सकते हो आप, ब्लैक रेड एंड गोल्डन कलर जो है जर्मेनिया बनाया गया। और उसके साथ जैसे हमने बात किया भारत माता की पेंटिंग जो राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, भारत माता को वाइट ड्रेस में बनाकर इंडियन फ्लैग को लिए हुए। जर्मेनिया बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन इन हिज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक, ठीक है, ये देखो क्राउन ऑफ ओक जो कि शांति का प्रतीक है। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर द हीरोइज्म, और हीरोइज्म का प्रतीक है यानी आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है। जो सॉर्ड है, सॉर्ड पे भी आप देखोगे कि जो है पत्तों की एक लेयर। तो एलिगरीज का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली एलिगरीज रिप्रेजेंट करती हैं उस नेशनलिज्म के आइडिया को जिसमें हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी फीलिंग को हम एनरिच कर रहे हैं, नेशन की लड़ाई के लिए एक साथ लगे हुए हैं। तो एलिगरी का आइडिया इस चीज़ से आता है, बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है या एक जो सेगमेंट आता है उसमें पूछा जाता है कि वाई ब्रिटेन इज ए स्ट्रेंज केस इन नेशनलिज्म इन यूरोप। ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस क्यों बोला जाता है? तो बहुत आसान से इसको समझते हैं। बेसिकली हमने जो पूरे चैप्टर में देखा है वो ये है कि लोगों की डिमांड्स थी हमारे नेशन हो, हम हमारी नेशन में रहें जहाँ हमारा कल्चर हो, हमारी सोशल वैल्यूज़ हो, हमारे जैसे ही बेसिकली लोग रहते हो और हमारा एक कंट्री का एक नेम हो, फ्लैग हो। तो वहाँ पर जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन हुआ एज अ नेशन स्टेट, यानी कि जर्मन लोग या इटालियन लोगों का यूनिफिकेशन हुआ और कंट्रीज़ का फॉर्मेशन हुआ। जबकि इंग्लैंड जो एक सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री था, एक रिच कंट्री था, इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं नस्ल के लोग जो रहते थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट कंट्रीज या रीजन्स को फोर्सफुली मिलाया और एक बड़ी कंट्री बनाई। तो डिफरेंस क्या है कि जर्मनी इटली तो इंडिपेंडेंट रीजन्स बने अलग अलग मोनार्की से निकलकर, जबकि यहाँ इंग्लैंड जो सबसे बड़ा कंट्री था, मोनार्की था, इंग्लिश नस्ल के लोग, इन्होंने वेल्स नस्ल के लोगों का एरिया कैप्चर किया, इन्होंने स्कॉटिश या स्कॉटलैंड के
जो नस्ल के लोग थे उनका एरिया कैप्चर किया और आयरलैंड का एरिया कैप्चर किया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंग्लैंड है ये सेपरेटेड है यूरोप से ओशन के द्वारा, यानी पूरा जो इंग्लिश आइलैंड है या वेल्स आइलैंड है ये पूरी तरीके से यूरोप, आते तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है लेकिन ये लैंड बाउंड्री जो है उससे पृथक है यूरोप के मेन लैंड एरिया से। तो 4 रीजन को फोर्सफुली मिलाया गया, 3 रीजन को, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स को, इसीलिए ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस कहते हैं। यहाँ आज़ादी नहीं दी गई, यहाँ पर फोर्सफुली मिलाया गया। कैसे? तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपील। यहाँ लोगों की जो क्रांति है उसकी वजह से लोगों को नया स्टेट नहीं मिला बल्कि अपना स्टेट खो देना पड़ा। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, कोई ब्रिटिश या ब्रिटिश नेशन नाम से कंट्री नहीं हुआ करती थी। इंग्लैंड सबसे बड़ी और रिच और पावरफुल कंट्री थी, जो इंग्लिश लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था। भारत को गुलाम बनाकर भारत से रिसोर्स आ रहे हैं, अफ्रीका गुलाम बना के वहाँ से रिसोर्स आ रहे हैं। इंग्लिश, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। द 18th century, द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटेन इजल्स वर एथनिक। तो अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे, इंग्लिश नस्ल के लोग, वेल्स नस्ल के लोग, स्कॉटिश एंड आयरिश नस्ल के लोग अलग अलग रीजन्स में रहते थे, जो उनकी नस्लीय आइडेंटिफिकेशन थी। क्लियर? देन इसके बाद हुआ क्या? द एक्ट ऑफ यूनियन 707, यानी इंग्लैंड जो एक पावरफुल कम्युनिटी थी, उन्होंने एक्ट ऑफ 707 के साथ इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को, छोटे अपने से छोटे एरिया को फोर्सफुली मिला लिया और यूनाइटेड किंगडम यूके का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ये देखो, ये इंग्लैंड जो हम बात कर रहे हैं, द ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया किसको? स्कॉटलैंड को फोर्सफुली मर्ज करके, छोटे एरिया को, पावरफुल कम्युनिटी ने, ठीक है। देन द इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। उसके बाद द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफॉर डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर। बोला गया कि भाई आपको भी डेवलप करेंगे, आपको भी आज़ादी देंगे, आप हमें मिल जाओ, नहीं मिले तो फोर्सफुली मिला लिया। स्कॉटलैंड के लोगों को बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट में जगह देंगे, लेकिन उनका मत होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। यानी बिल्कुल ऐसे मान लो कि 10 में से 9 इंग्लिश और 1 स्कॉटिश, तो उसकी क्या चलेगी, ठीक है। स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, स्कॉटलैंड का कल्चर, उसके पॉलिटिकल सिस्टम सबको दबा दिया गया और इंग्लिश एज अ सिस्टम उन पे थोपा गया। सिमिलर चीज किसके साथ हुई? आयरलैंड के साथ। आयरलैंड देखो, आयरलैंड में क्या प्रॉब्लम थी? आयरलैंड जो एक और अलग नेशन था, यहाँ पर 2 तरीके की नस्लीय जो है आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी। नॉर्दर्न आयरलैंड जहाँ पर कैथोलिक क्रिश्चियंस का डोमिनेशन था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्रिश्चियनिटी में 2 डेवलपमेंट है, कैथोलिक्स जो कि चर्च की सुपरमेसी को ही सब कुछ मानते हैं, चर्च को ही मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट जो न्यू आइडियाज़ को इमर्ज करते हैं या ईसा मसीह की टीचिंग्स को या बाइबल की टीचिंग्स को मानते हैं और रूढ़िवादिता को नहीं मानते। तो क्रिश्चियनिटी में भी 2 सेगमेंट है, कैथोलिक क्रिश्चियंस एंड प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, यानी जो बदलाव चाहते हैं। तो कैथोलिक्स को सपोर्ट करके द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड, जो नए लोग थे उन्हें भड़काया गया और नॉर्दर्न आयरलैंड बनाया गया जो बेसिकली प्रोटेस्टेंट को बिलोंग करता था, और कैथोलिक्स ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो आयरलैंड में रहती थी। तो आयरलैंड से ही उसका एरिया छीन लिया गया। दैट मीन्स their dominance over the largely Catholic country after the failed revolt of Wolfe Tone and his United Irishmen in Ireland was forcefully incorporated into United Kingdom in 1801। यानी 18वीं सदी तक आते आते इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, एक ब्रिटेन, एक बड़ा कंट्री बना लिया गया फोर्सफुली छोटे छोटे रीजन्स को मिलाकर। तो इसलिए ब्रिटेन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंज केस। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में बदलाव किए गए, ब्रिटेन में चेंजेस किए गए, लेकिन ये जो बदलाव थे, ये जो चेंजेस थे, ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस नहीं था, ये मोनार्किकल सिस्टम ने बड़ा एक कंट्री बनाया फोर्सफुली छोटे छोटे रीजन्स को मिलाकर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ब्रिटेन इज अ स्ट्रेंज केस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर? अब इसी तरीके से यूरोपियन जो पेनिसुला है, उस यूरोपियन जो एक लैंड मास है, उसके साथ जो एशियन रीजन है, उसके बीच में कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट 10 से 12 कंट्रीज़ है। यानी ये रीजन जो है वो यूरोप है, ये रीजन आपका एशिया आ गया जहाँ टर्की आ रहा है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर टर्की को रूल करते थे और टर्की ही मुस्लिम रिलीजन की मेन सीट हुआ करती थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ 1919 में, तो ऑटोमन एम्पायर के हारने के बाद, ये जो हम बात करते हैं कि ऑटोमन एम्पायर के हारने के बाद ऑटोमन एम्पायर ने इस रीजन को फ्री कर दिया, जिसमें आप ग्रीस भी देख रहे हो, जो हमने बात की थी कि ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ग्रीस जैसे ही ग्रीस, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, कोसोवा, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, रोमानिया, ये जो छोटे छोटे 10 से 11 कंट्रीज़ हैं, इनमें नस्लीय भेद, नस्लीय जो जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, यानी एथनिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ये सभी एक दूसरे के एरिया को कैप्चर कर
और रीजन्स को, अपने कंट्री के रीजन्स को बड़ा करने के लिए हमेशा सिविल वॉर के अंदर एंगेज रहते हैं, यानी आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा था कि टर्की के पास अजरबैजान और अर्मेनिया 2 कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में एक रीजन नगोर्नो कराबाख को लेकर अभी रिसेंटली तो 21वीं सदी में भी वॉर हो रहा है। क्लियर। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe was after 1851 when the area is called Balkan, और इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? बल्कान्स कहा जाता है। ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो इस एरिया की कंट्रीज हैं जहां ज़्यादातर नस्लीय या एथनिक पॉपुलेशन रहती है। बल्कान इज द एरिया बिकम इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ अक्सर विवाद चलते रहते हैं, वॉर चलते रहते हैं एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने के लिए। और बेसिकली इस एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है? एशिया से जितना भी लैंड रूट से व्यापार होता था ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, जो जिस भी पावर के पास ये एरिया रहता था वो यहाँ से निकलने वाले टैक्सेस या व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। कुछ एरिया पहले फ्रांस ने लिया था, कुछ ब्रिटेन ने लिया था और कुछ पहले यूरोप ने लिया था, लेकिन बाद में सभी ने इनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो ये सब आपस में लड़ने लगे एक दूसरे के एरिया के लिए। द बल्कान स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को नस्लीय आधार पर निम्न या बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर मानते हैं। जैसे बुल्गारिया, रोमानियन बुल्गेरियंस को कुछ नहीं समझते हैं। ये रोमानिया और बुल्गारिया के अंदर अक्सर टसल रहता है। ठीक है, एक्सपेंस ऑन दी अदर्स, और एक दूसरे की लाइफ को ख़त्म करने के आधार पर ही अपना एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बल्कान्स एक इंटेंस रीजन है और ये एक और आइडिया है कि कैसे नेशन स्टेट्स के लिए लोग अलग अलग फॉर्मेट्स, अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स को देख सकते हैं, यानी इवन फॉर सिविल वॉर। तो ये बात थी यहाँ तक की। अब क्वेश्चंस के फॉर्म में थोड़े सा एक आइडिया लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज नेशन, तो हमने बोला था कि नेशन एज अ डेफिनेशन, नेशन विच शेयर्स अ कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी जो कि आइडिया बिल्ड किया गया था नेशंस का बाय नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल यूनिफॉर्म, नेशनल फ्लैग होना चाहिए, जो कि उस समय आर्टिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, विच हैज़ अ कॉमन आइडेंटिटी विच इज शेयर्ड अमंग द पीपल। क्लियर। देन विच रिवोल्यूशंस टुक प्लेस इन यूरोप बिफोर 1830, तो हमने बात की थी कि 1830 के पहले कौन कौन से इवेंट्स हुए। तो हमने कुछ अपराइजिंग्स की बात की थी, ब्रुसेल्स अपराइजिंग, ग्रीस अपराइजिंग्स, जो इवेंट मिडिल क्लास के जो इवेंट्स थे या मिडिल क्लास का जो एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी जिनसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ में जो चाहिए लोगों को, उसका आंदोलन। लिबरलिज्म, टू टॉक अबाउट लिबर्टी, टू टॉक अबाउट फ्रीडम, these are the new ideas which is developed in 17th and 18th century which basically denotes liberalism, जो liberalism को बताते हैं। Clear? Mention the collective identities that kept French people united, किस तरीके से फ्रेंच पीपल ने अपने आप को एकजुट किया। तो फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया, ठीक है, फ्रांस ने नेशनल फ्लैग ड्रॉ किया, ठीक है, फ्रांस ने लिबर्टी या इक्वल राइट्स, इक्वालिटी की बात की। ये वो पॉइंट्स जो यूनिवर्सली अगर आप याद भी रखते हो ना, जिनको आप दिमाग में भी रखोगे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, तो आप कोई भी आंसर को अप्रोप्रिएट बना सकते हो। ठीक है। देन मेंशन द मेजर इश्यूज टेकन बाय लिबरल्स टू क्रिटिसाइज कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स को क्रिटिसाइज करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो यही पॉइंट आ जाएंगे। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री होनी चाहिए, जो कि बेसिकली कंजर्वेटिव्स के अपोज में जाता है। विच इंसिडेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द एजुकेटेड पीपल ऑफ यूरोप, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं। विद विच ट्रीटी वॉज ग्रीक इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो मैंने बताया था, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ठीक है, ये एक जगह है आइलैंड ग्रीस के पास। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहाँ तक की। देन व्हाई डिड द पीपल हैड नॉट वेलकम नेपोलियन अर्लियर, अपोज्ड हिम लेटर, तो अपोज फॉर सेंसरशिप, अपोज फॉर क्रिटिसिज्म, इसलिए नेपोलियन के कुछ बदलाव को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो उसने बदलाव किए वो तो अच्छे थे, लेकिन उसने जो चेंजेस किए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल राइट नहीं होगा, आप सरकार नहीं चुन सकते क्योंकि वो तो डिक्टेटर है, मिलिट्री डिक्टेटर, वो कैसे आपको फ्रीडम देगा। देन जो सेंसरशिप, काट छाट करने पर, वो भी प्रूव गिविंग एविडेंस दैट हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ पैच वर्क ऑफ मैनी रीजन, तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो बनाया था, छोटे छोटे रीजन्स यूरोप में से उसने कैप्चर किए थे हैब्सबर्ग डायनेस्टी ने। उसने कुछ रीजन रोमानिया से लिया, कुछ प्रास से लिया, कुछ
स्पेन से छीना और छोटे छोटे पैच वर्क बना के छोटी सी अपना एक इंडिपेंडेंट मोनार्की बनाई, तो वो बुक में मेंशन है सेक्शन। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ द क्लास लैंडेड ऑफ एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप। तो यूरोप में लैंडेड फीचर्स, राइट, बर्थ बाय बर्थ प्रिविलेज देते थे यूरोप में। नोबेल सोसाइटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो इक्वालिटी है वो नोबेल्स या जो बाय बर्थ प्रिविलेज थे फ्यूडलिज्म उसके साथ ही शेयर की जाती थी। ये कुछ एरिस्टोक्रेसी के फीचर। एक्सप्लेन एनी 3 मेजर हार्डशिप फेस बाय स्मॉल प्रोड्यूसर एंड पीजेंट्स ड्यूरिंग दी यूरोप। तो हार्डशिप, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट जो आप इस सेक्शन में जाते हो, जिसमें से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैरियाना एंड जर्मनी एलिगरी जो नेशन को प्रेजेंट करती है, राज्य को प्रेजेंट करती है, राष्ट्र को प्रेजेंट करती है। फीमेल एलिगरीज के लिए हम इनको जानते हैं, लोगों के इमोशंस को कनेक्ट करने का काम करती हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच पीपल वर पोर्ट्रेट, इन विच दे वर पोर्ट्रेट, यानी एलिगरीज को कैसे पोर्ट्रेट किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चंस का टाइप चैप्टर मैं मानता हूँ थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ें और रिवाइज करें। ये था हमारा आज का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम रिवीजन के साथ क्वेश्चंस देखेंगे। मोशन एजुकेशन फाउंडेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।